पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक ऊपर डाल देता हूँ, उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात किया है और इसमें मैं बात करूँगा फ्रॉड सजेशंस के बारे में। हाँ, फ्रॉड बहुत होते हैं क्योंकि जैसे ही लोग जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती वहाँ पे ये फ्रॉडस्टर्स भी अपना काम चालू कर देते हैं, तो कहीं आप उनके झांसे में ना आ जाएं। तो पहला फ्रॉड तो यही होता है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, हो सकता है वो बाइलिंगुअल हो और आपको बोलेंगे फुल इंग्लिश मीडियम में है। तो उसके बारे में आप छोटे बच्चे नहीं, आप खुद ही जा कर के पहले बात तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में या फिर गूगल में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पूछिए क्या वो सही में पूरी 6 साल तक के लिए इंग्लिश मीडियम में है कि सिर्फ 3 साल तक के लिए है। अगर वो 3 साल तक के लिए है तो प्लीज़ उसमें एडमिशन मत लीजिएगा, डिग्री वैलिड नहीं होगी आपकी। और दूसरा क्या होता है कि हाँ, वीज़ा के बारे में भी एक स्कैम होता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपका स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा ही आपका यूनिवर्सिटी वाले एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्रैवल वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली कुछ 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में नॉर्मली होटल से किसी से इनविटेशन निकलवा लेते हैं, रशिया के होटल से। आजकल आप जानते हैं ट्रैवल एजेंट्स काफ़ी सक्रिय हैं इस बारे में और वो तुरंत ट्रैवल वीज़ा बना देते हैं। तो ट्रैवल वीज़ा यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा। मेरा एक पिछला दोस्त था पिछले ईयर में, उनका पूरा कम से कम 5-6 ग्रुप ही एक जो कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, सारे के सारे ट्रैवल वीज़ा से आए थे। अचानक से पता चला 1 महीने बाद कि यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, आपको फिर से बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो सोचिए उन्होंने कम से कम 45-45 हज़ार दिया होगा आने में, सेम अमाउंट फिर जाने में दिया होगा, 15 हज़ार फिर से जाके वीज़ा बनवाए होंगे, स्टूडेंट वीज़ा, फिर आए होंगे, उनका कम से कम 2 लाख फालतू में चला गया जिसका कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे वीज़ा स्कैमर से भी बचिए क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के चक्कर में ना आपका बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे, सीधा 2-2 लाख का नुकसान कर जाएंगे। और दूसरा ये है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको जो प्राइस देते हैं यूनिवर्सिटी की या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की मेनली डॉलर में देते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डॉलर ना तो आपके कंट्री की करेंसी है ना तो रशिया की कंट्री करेंसी है। रशिया की करेंसी रूबल है और आपके इंडिया की रूबीज़ है। डॉलर है यूएस की, और यूएस और रशिया का कोई आपस में बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, और अच्छे होंगे भी तो कोई भी कंट्री अपने लोकल में या फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर लेगी, वो अपनी लोकल करेंसी में ही बात करेगी। तो मैं भी जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला था, मैंने कई सारे कंसल्टेंट से बात किया था। उन्होंने बोला कि नहीं सर, यूनिवर्सिटी में तो डॉलर में ही फ़ीस पे होती है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रूबल में ही होगी। आप डॉलर दिखाएंगे, भगा देंगे आपको, कोई कौन लेगा डॉलर, यहाँ पे चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे रूबल में ही पे होती है। और अगर आपको कोई भी ऐसा कंसल्टेंट है जो डॉलर में आपसे बात कर रहा है तो आप वहाँ पे उसको बोलिए कि या तो आईएनआर में लिख के दो या तो रूबल में लिख के दो, क्योंकि डॉलर के क्या है प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। और क्या है कि वो जो डॉलर लिखे होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा वो पूरा पूरा बढ़िया दिए होते हैं, अच्छे से एकदम से ब्रोशर बनाए होते हैं, लेकिन लास्ट में नीचे लाइन में दिए होते हैं कि ऑल फीसेस आर अकॉर्डिंग टू डॉलर एंड देयर करंट रेट। तो करंट रेट ये आपको हमेशा, जैसे गूगल में अगर इस समय कितना चल रहा होगा, मान लो 87 चल रहा हो एज मान लो, तो इंडिया में तो आपको पता ही है अगर 87 तो आपको 85 या 84 ही मिलेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे डॉलर 110 में चेंज हो, 100 मान लो आपने $1 दिया और 110 आपको रूबल मिलने हैं, तो आपको वो 110 नहीं देंगे, हो सकता है आपको वो 90 रूबल में ही निपटा दें। अब आप फर्स्ट ईयर में आए हुए हो तो आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पे डॉलर कितने में एक्सचेंज हो रहा है। ये तो ऑब्वियस है कि वो बैंक से तो एक्सचेंज नहीं करवाते, यहाँ पे होता है, अलग होता है। तो फालतू में वो क्या है कि आपका 90 में चेंज करेंगे और ख़ुद तो 110 में किए हैं, तो जो बीच का 20 रूबल का मार्जिन है, 15-20 रूबल का जो मार्जिन है $1 में, $1 में 15-20 रूबल का मार्जिन, तो सोचिए आप 4-4 डॉलर लेके आते हैं, ऐड कर लीजिए कितने का उन्होंने अपने जेब में डाल दिया। तो एक ये भी फ्रॉड है। तो पहली बात तो आप फीस डॉलर में लाइए मत, बहुत सारा कैश लाया भी नहीं जाता है। और अगर आप ला भी रहे हैं तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, देखते रहिए। और जैसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप आएंगे, कुछ आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है, आप खुद ही डॉलर एक्सचेंज करवा लीजिए। कोई डॉलर में फ़ायदा होता है ऐसा नहीं है, फ़ायदा होता है, लेकिन आप कंसल्टेंट को मत दीजिए डॉलर, आप 2-4 महीने रुक जाइए, आप खुद ही कर लीजिए। रही बात फ़ीस की, तो हाँ फ़ीस का तो बहुत से लोग हैं वो तो कर ही देते हैं। आईएनआर में भी हो जाता है, डायरेक्ट हो जा रहा है। आप आईएनआर से इंडिया से पेमेंट करवाइए, यहाँ पे आपको रूबल में मिल जाएगा। एक और फ्रॉड है। फ्रॉड क्या है, इसको मैं अगर बोलूँ कि मिसकम्युनिकेशन या फिर वो चालाकी कर जाते हैं।
आपको जो भी ब्रोशर बना के देंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे होंगे। तो आप क्या करें, उनसे एक एक चीज़ क्लेरिफाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन होता है, खैर उसमें कोई कुछ करता नहीं, लेकिन एजुकेशन रिकग्निशन करके होता है, नोटिफिकेशन होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप उनसे एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पहले ही आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या आप सर्विस देंगे, आप ये जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं या फिर आपकी कंसल्टेंसी से अगर मैं करवा रहा हूँ तो ऐसा क्या है कि आप मुझे उससे क्या 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 सर्विस देंगे, क्यों मैं दूसरी कंसल्टेंसी के पास ना जाऊँ, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले होते बहुत सारे वादे करते हैं, सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सर करके बात करते हैं। तो आप उनसे एक एक बात पूछिए कि आप क्या क्या करवाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे कई सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे नहीं मतलब दूसरे के, मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो उनसे क्या है कि पहले बहुत सारा बोल देते हैं कि हम एजुकेशन रिकग्निशन भी करवा देंगे, आपका वीज़ा भी एक्सटेंड करवा देंगे। हाँ, वीज़ा भी एक्सटेंड करवा देंगे, वो 6th ईयर का नाम नहीं लेते। पूरे यहाँ पे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली यहाँ पे पीसीसी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पीसीसी से क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप अगर पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप ले आते हैं तो आपका पूरा 6 साल तक के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। वो बहुत सारे कंसल्टेंट्स बताते नहीं हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना कि नॉर्मल वीज़ा जो होता है 2000 में एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन जो पीसीसी होता है आपको कम से कम 4000 5000 देने पड़ जाएंगे, है कि 4000 एक्सपेंस हो जाते हैं। तो वही फिर से मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा देते हैं कि अब आपका फिर से आप अगले साल आएंगे तो आपको फिर से जैसे मेडिकल चेकअप करवाने पड़ेंगे, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, फिर से पूरा वही झंझट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको दौड़ना पड़ सकता है। तो क्या है कि मेरा अभी एक जूनियर है, मेरे ही रूम में रह रहा है, उसके कंसल्टेंट ने नहीं बताया कि पीसीसी क्या होता है। अब उसको अगले साल फिर से वीज़ा लगवाना पड़ जाएगा। तो आप उनसे पूरा पूछ लीजिए कि क्या क्या सर्विसेज देंगे, क्योंकि डीन ऑफिस में क्या है कि वो आपका कुछ कुछ काम करवा देंगे, 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद डीन ऑफिस वाले आपका नाम निकाल देंगे, बोलेंगे कि अरे तुम्हारा तो ये कंप्लीट नहीं है। फिर आप कंसल्टेंट का नाम बोलेंगे कि सर ये तो कुछ बोल रहे हैं डीन ऑफिस वाले। कंसल्टेंट सीधा बोल देंगे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी, अब आप इसका पेमेंट खुद ही कीजिए। तो इस पे आप पे बच के रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आप यूट्यूब में वीडियो जाएगी, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैं लिंक भी डालूँगा, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, वेदानिया एजू अब्रॉड नाम से, और मैं कुछ वेबसाइट्स भी डाल दूँगा जैसे WDOMS, NMC। आप उनमें यूनिवर्सिटी की पूरी डाटा चेक कर सकते हैं, किसका नाम है, किस में नाम नहीं है, WHO में है कि नहीं है। और देखते रहिए अगले वीडियो के लिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरी भी क्लासेस होती हैं, इस समय 5th ईयर है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, आपको भी पता है MBBS का। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, और जानते हैं अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, मई में होता है ना शायद, 4 मई को, हाँ 4 मई को एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो पूरे पोटेंशियल के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, पहले कोशिश कीजिए कि इंडिया में ही हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप MBBS कर लीजिए। फालतू में वहाँ पे इंडिया में मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 साल, कोई 5-5 साल ड्रॉप ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप 5 साल फालतू में बर्बाद करिए, फिर 5 साल और MBBS कर लीजिए, आपकी उम्र हो गई 30 साल, 30 साल में आप MBBS बन भी गए तो क्या मतलब है। तो जितना जल्दी आप हो सके आप तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा एक अटैम्प्ट दीजिए, दूसरा अटैम्प्ट दे दीजिए, बस हो गया। मैंने 2 ही दिए थे, क्योंकि भाई एक किताब को मैं 5 बार तो नहीं पढ़ूँगा, उतना मन भी नहीं करता है, ऐसा लगता है हाँ सब तो आता है। लेकिन नीट का आप जानते हैं, पिछली बार ही 720 कम से कम 65 लोगों ने लाया था, AIR 1 वालों को भी एम्स नहीं मिला। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फालतू में अपने पे डाउट मत कीजिए कि यार शायद मैं ही कम इंटेलिजेंट हूँ, ये है वो है, नहीं, आप दीजिए, क्वालिफाई हो गए, 200 भी मार्क्स अगर आप ले आए, आप तुरंत या तो स्ट्रीम चेंज कर दीजिए। अगर आपको MBBS करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आप अब्रॉड की तरफ रुख कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।